Assalamualaikum. So today we will start with the I chapter number 4 which is history taking and examination. ये चैप्टर जो है ना ज़्यादा मेनली इंपॉर्टेंट आपके वॉट टेस्ट के लिए या एग्जामिनेशन वगैरह के लिए, रिटन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल और MCQs वगैरह के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन, सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ इस पैराग्राफ में कि अगर आपने किसी भी डिज़ीज़ का डायग्नोसिस करना हो ना, तो उसके डायग्नोसिस के लिए आपको उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, फिर उसकी जो है उसके आपको एग्जामिनेशन करना पड़ता है और फिर आपको ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती हैं। 80% ऑफ द केसेस जो है ना वो आपके हिस्ट्री और एग्जामिनेशन लेकर आपको पता लग जाता है, डायग्नोज हो जाता है, लेकिन 20% ऑफ द केसेस में आपको इन्वेस्टिगेशन करना भी ज़रूरी होती हैं, टेस्ट वगैरह करवाना ज़रूरी होती हैं ताकि आप अपनी डिज़ीज़ का जो है ना डायग्नोसिस बना सकें। अब प्रोटोकॉल क्या है आई एग्जामिनेशन का? प्रोटोकॉल आई एग्जामिनेशन क्या है? इसके अंदर सबसे पहले आप हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में ऑकुलर एग्जामिनेशन आती है। ऑकुलर एग्जामिनेशन में दो हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन और फंक्शनल एग्जामिनेशन। फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन है, फिर टेक्निक्स एंड मेथड्स जो एग्जामिनेशन के वो हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है। तो ये पूरे चैप्टर की ना आउटलाइन है कि इसके अंदर हमने हिस्ट्री पढ़नी है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, फिजिकल और फंक्शनल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक मेथड्स और इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ पढ़ना है। अब हिस्ट्री टेकिंग क्या है? हिस्ट्री टेकिंग जैसे कि सर्जरी और मेडिसिन वगैरह में होती है ना, सेम उसी तरह की है हिस्ट्री टेकिंग इसमें, ठीक है। इसमें हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप डॉक्टर इंट्रो देता है, फिर वो पेशेंट से इंट्रो लेता है और फिर कंसेंट वगैरह लेता है, तो बेसिक बातें हैं हिस्ट्री की। फिर उसमें क्या, सबसे पहले वो अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बताएगा, फिर आप उससे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस पूछेंगे, फिर आप उसकी पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री जो है वो पूछेंगे, फिर आप उसकी फैमिली हिस्ट्री, फिर आप उसकी जो पर्सनल हिस्ट्री है वो पूछेंगे, फिर सोशियो इकनॉमिक हिस्ट्री जो है वो पूछेंगे, ठीक है। तो ये आपकी ना सारी हिस्ट्री आ गई। अब मेन कॉमन प्रॉब्लम्स जो है ना, जो कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है आई की जिससे पेशेंट आ सकता है वो क्या है? सबसे पहले तो यही है डिस्टर्बेंस इन द विजन ऑफ डिस्टेंस और नियर विजन और बोथ की, मतलब कि आई साइड उसको मतलब डिस्टर्बेंस होती है पास का देखने की या दूर का देखने की, वो डिस्टर्बेंस है। तो ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल भी हो सकती है और ये सडन भी होती है एकदम से, कि मतलब कभी तो मतलब बहुत देर से उसको नज़र नहीं आ रहा या फिर एकदम से उसको नज़र आना बंद हो गया। और ये पेनफुल भी हो सकती है, पेनलेस भी हो सकती है, पेन भी हो सकती है, पेन नहीं भी हो सकती। फिर दूसरी जो इसकी है कि इसके अंदर पेन हो सकती है आई के अंदर स्ट्रेन हो सकता है या फिर हेडेक वगैरह हो सकता है। फिर तीसरी कंप्लेंट इसके अंदर ये आ सकती है कि इसके अंदर रेडनेस हो सकती है आई की, फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज वगैरह आ सकता है आई से। फिर उसके अलावा जो है इफेक्टिव जो डिफेक्ट हो सकता है डार्क अडेप्टेशंस में और नाइट ब्लाइंडनेस उसको हो सकती है। फिर कलर विजन में कोई डिफेक्ट हो सकता है। फिर उसमें हेलोस वगैरह आ सकते हैं। हेलोस क्या होता है, जब भी वो लाइट सोर्स को देखते हैं ना तो उसको कंसेंट्रिक सर्कल्स नज़र आते हैं। फ्लोटर्स हो सकता है। फ्लोटर्स क्या होता है, जो विस्ट्रस बॉडी होती है ना आई की, उसके अंदर कोलेजन के डिपॉजिट्स होते हैं और वो इस तरह लगते हैं जैसे फ्लोट कर रहे हैं। फ्लैशेस ऑफ द लाइट हो सकती है। फोटोफोबिया से, फोटोफोबिया क्या है, जब भी वो ब्राइट लाइट देखते हैं ना तो उसको डिस्टर्बेंस होती है, उसको सही से देखा नहीं जाता। डिप्लोपिया और पोलियोपिया क्या होता है कि मतलब उसको ना ज़्यादा इमेजेस नजर आती है, मोर देन वन इमेजेस, ठीक है। फिर उसके अलावा मेटामॉर्फोसिस हो सकते हैं, मेटामॉर्फोसिया में डिस्टॉर्टेड इमेजेस नजर, डेविएशन ऑफ द आइज़ हो सकती हैं कि क्रॉस्ड आइज़ हो सकती हैं। उसके अलावा जो है प्रोट्रूजन ऑफ द आइज़ हो सकती हैं। अब एग्जामिनेशन में ऑकुलर एग्जामिनेशन सबसे पहले देखते हैं। ऑकुलर एग्जामिनेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हेड की एग्जामिनेशन है। अब हेड को हम किस तरह, हेड का हम साइज़ देखते हैं, उसकी हम शेप देखते हैं और उसका हम देखते हैं पोस्टर ठीक है कि नहीं। अब साइज़ क्या, साइज़ अगर इंक्रीज़ हो तो हाइड्रोसेफेलस एक डिजीज़ है जिसके अंदर इंक्रीज़ इन द वाटर अगर हो जाए ना ब्रेन कैविटी में, तो हाइड्रोसेफेलस का इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ द हेड हो सकता है, तो वो इसमें बताया हुआ है। और अगर हमारे पास हेड पोस्टर जो है ना, हेड पोस्टर एबनॉर्मल हो सकता है। कब एबनॉर्मल हो सकता है, ये जो है ना एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है टू अवॉइड डिप्लोपिया। अगर तो कोई एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के पैरालिसिस वगैरह है ना तो उसको सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मतलब उसकी टोसिस वगैरह अगर हुआ हुआ है तो वो अपना सर बार बार ऊपर करेगा, इधर करेगा ताकि उसको सही से नज़र आए, तो उसकी वजह से ना उसका एबनॉर्मल हेड पोस्टर हो जाएगा। फिर फेशियल सिमेट्री में सबसे पहले तो हम फेशियल बोन्स देखते हैं कोई एबनॉर्मल तो नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई फेशियल नर्व पाल्सी तो नहीं है, कोई मस्कुलर एट्रोफीज वगैरह तो नहीं है। फिर आई बॉल में देखते हैं पोजीशन ऑफ द आई बॉल्स। पोजीशन ऑफ द आई बॉल्स में देखते हैं कि पोजीशन जो आई बॉल है उसकी पोजीशन ठीक है, उसमें कोई मिसअलाइनमेंट वगैरह तो नहीं है, स्क्विंट वगैरह तो नहीं है, मतलब कि बहुत अंदर की तरफ आई हुई है या कुछ इस तरह। आई बॉल्स की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह मिसअलाइनमेंट तो नहीं हुई हुई या फिर जो प्रोट्रूजन तो नहीं हुई हुई बहुत ज़्यादा आई बॉल्स की, ठीक है ना, जिसको प्रोप्टोसिस भी कहते हैं। प्रोप्टोसिस जो है वो प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल को कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि आई बॉल जो है ना
जब भी हम लाइट को प्यूपिल के ऊपर डालते हैं ना, तो जो आई बॉल हमारे पास कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स आता है ना, वो सिमेट्रिकल और सेंट्रल आता है। लेकिन जब भी इस तरह कोई डेविएशन, कोई मसला हुआ होगा, कोई मिस अलाइनमेंट हुई होगी आई बॉल्स की, कोई स्क्विंट वगैरह हुआ होगा, या फिर वो हुआ होगा प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, तो जब भी हम प्यूपिल पे लाइट मारेंगे ना, तो क्या होगा कि जो कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स होगा ना, वो ई सेंट्रिक होगा, एसिमेट्रिकल होगा, नॉन सेंट्रल होगा। ठीक है। फिर अब आईलिड में देख लेते हैं। आईलिड में हम उसकी स्किन देखते हैं, उसके लिड के मार्जिन देखते हैं और लैशेस को देखते हैं। स्किन में क्या देखते हैं? स्किन में हम देखते हैं कि ऊपर एपोन्यूरोटिक जो होता है ना, एलिवेटेड एपोन्यूरोसिस, उसने ना एक क्रीज बनाई होती है अपर लिड के ऊपर। तो हम देखते हैं वो अपर लिड क्रीज जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। और ये जो अपर लिड क्रीज होती है ना, वो लिड मार्जिन से तकरीबन 5 मिलीमीटर ऊपर होती है। तो हम देखते हैं ये प्रेजेंट है कि नहीं। ये ट्रोमेटिक टोसिस या कंजेनिटल टोसिस जो होता है ना, जिस ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड हो जाती है, तो उसके अंदर ना एक क्रीज प्रेजेंट नहीं होती है बिकॉज ऑफ द माइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द एपोन्यूरोसिस, लिवेटेड एपोन्यूरोसिस मसल। फिर लिड मार्जिन पे हम क्या देखते हैं कि इसके ऊपर कोई स्वेलिंग तो नहीं हुई, इडीमा तो नहीं है, कोई स्केलिंग तो नहीं है, इसके ऊपर कोई डैंड्रफ मटीरियल तो नहीं लगा हुआ, कोई कंजेशन तो नहीं है, कोई एंट्रोपियन या एक्ट्रोपियन तो नहीं है। एंट्रोपियन मतलब इनवर्ड मूवमेंट तो नहीं है लिड मार्जिन की, एक्ट्रोपियन आउटवर्ड मूवमेंट तो नहीं है लिड मार्जिन की, वो देखते हैं। फिर आई लैशेस देखते हैं। आई लैशेस देखते हैं, मेडरोसिस तो नहीं है, ट्राइकियासिस तो नहीं है, पोलियोसिस तो नहीं है, मैटिंग ऑफ द लैशेस तो नहीं है। मतलब इसमें क्या है कि आई लैशेस एब्सेंट तो नहीं है मेडरोसिस में, ट्राइकियासिस मिस डायरेक्शन तो नहीं है आई लैशेस की, डिस्ट्राइकियासिस की मोर देन 1 रो तो नहीं है, मेटाप्लास्टिक लैशेस तो नहीं है। तो ये आई लैशेस हम आईलिड में देखते हैं। फिर इंटरपेल्पेब्रल फिगर विड्थ देखते हैं। अब इंटरपेल्पेब्रल फिगर जो है उसका विड्थ होती है, इंटरपेल्पेब्रल फिगर जो है ना, वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द अपर आईलिड मार्जिन एंड लोअर आईलिड मार्जिन का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको इंटरपेल्पेब्रल फिगर विड्थ कहते हैं। और ये नॉर्मली ना 9 to 11 मिलीमीटर होता है। ठीक है, फ्रॉम द अपर आईलिड टू लोअर आईलिड मार्जिन। अब जो होता है ना, ये कुछ कंडीशंस में जो है हमारे पास नैरो हुआ हो सकता है, और कुछ कंडीशंस में हाँ, और जो है ना अपर आईलिड वो नॉर्मली ना 1 to 2 मिलीमीटर ऑफ द कॉर्निया को भी कवर करती है। इसका जो इंटरपेल्पेब्रल फिशर की जो लेंथ है वो हमने कितनी बताई, वो हमारे पास 9 to 11 मिलीमीटर है, जबकि जो हमारे पास कॉर्निया है ना वो तकरीबन 1 to 2 मिलीमीटर, अपर आईलिड जो है ना 1 to 2 मिलीमीटर ऑफ द कॉर्निया को कवर करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं ये नैरो किस में हो सकता है? टोसिस में। साइड सी बात है, टोसिस में जब ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड होगी तो ये पेल्पेब्रल फिशर लेंथ जो है वो कम होगी। फिर ये ब्लेफरोस्पाज्म में कम हो सकती है, ये एनेप्थाल्मास में कम हो सकती है। ठीक है, और तो और फोटोफोबिया में कम हो सकती है। वाइट किस्म से रिट्रैक्शन ऑफ द आईलिड अगर हुई है उसमें, या प्रोटोसिस जो है, जो कि हमने कहा था प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल है, उसमें वाइड हो सकता है। लैक्रिमल सिस्टम क्या है? लैक्रिमल सिस्टम में ना 2 होते हैं, एक हमारे पास सिक्रीटरी सिस्टम होता है, एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। सिक्रीटरी सिस्टम जो होता है ना, उसके अंदर हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट है, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड और मेन लैक्रिमल ग्लैंड। अब जो क्या कहते हैं, मगर जो इनकी सिक्रीशन होती है ना लैक्रिमल ग्लैंड की, तो उसको हम वाटरिंग हुई होती है और उसको हम कहते हैं लैक्रिमेशन। तो ये जो लैक्रिमेशन है ना, उसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? उसकी कॉजेज़ होती है फॉरेन बॉडी, या तो कंजक्टाइवा में है या कॉर्निया में, या कोई इन्फ्लेमेशन है जैसे केराटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस या इरिडोसाइक्लाइटिस, ये जो आइरिस और सिलरी मसल है उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। फिर ग्लूकोमा, यहाँ तो हुआ एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, तो इस वजह से ये हो सकती है लैक्रिमेशन। अब क्या होता है, हम कहते हैं इसकी ड्रेनेज सिस्टम। इसकी ड्रेनेज सिस्टम हम कहते हैं कि इसके अंदर पंक्टाए हैं, कैनिकुलाए हैं, नेज़ोलैक्रिमल साइक है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है। हम कहते हैं जब कोई नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है या फिर उसका कोई डिफेक्ट होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो सिक्रीशन जो होती है ना वो आउट ऑफ द आई आना शुरू हो जाती है, जो लैक्रिमल सिक्रीशन, वाटरी सिक्रीशन होती है, तो इसको हम एपिफोरिया कहते हैं। उसमें हमने कहा था वो लैक्रिमेशन है, क्योंकि वहाँ पर इंक्रीज सिक्रीशन हो जाएगी इस फॉरेन बॉडी और इन्फ्लेमेशन। लेकिन यहाँ पे सिक्रीशन उतनी की उतनी है, लेकिन नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है आगे से बंद है, तो उसकी वजह से सिक्रीशन बाहर आना शुरू हो जाएगी, तो उसको हम एपिफोरिया कहेंगे। एपिफोरा जो है ना